हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन के लिए यूनियन बजट 2022-23 का। तो जैसा कि कल का हमारा जो लेक्चर रहा था वो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हाइलाइट्स को दर्शाया गया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लीज़, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। आज आपको लिए चलते हैं सीधा यूनियन बजट के टॉपिक पे, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एज एन इंडियन सिटीज़न भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखना चाहिए। हमारा पूरे साल का जो वित्तीय वर्ष प्रणाली होगा किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा। चलिए यूनियन बजट की तरफ आपको लिए चलते हैं। फर्स्टली यूनियन बजट वाई इन न्यूज़। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो इस वक्त भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने मंगलवार यानी कि कल के दिन अनवील करा बजट फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए, जिसका एम जो है वो है बूस्ट करना ग्रोथ अमिड कंटिन्यूड डिसरप्शन। जो कहीं ना कहीं टूट रहा है, सप्लाई जो है वो ब्रेक हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं मोमेंटम पकड़ाना कोविड-19 के वजह से, और जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस चीज़ को टैकल करना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बजट को पेश करा गया पार्लियामेंट में बजट सेशन के दौरान। चलिए अकॉर्डिंग बजट है क्या, अब हम ये देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 जो भारतीय संविधान का है, आर्टिकल 112 के तहत, तो वहाँ पे यूनियन बजट जो है उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यूनियन बजट टर्म जिक्र नहीं करा गया है। नोवर इट हैज़ बीन मेंशन्ड एज यूनियन बजट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में हम उसको जानते हैं, और वो भी आर्टिकल 112 में। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर एग्जाम के लिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स का और एक्सपेंडिचर का, कहाँ से पैसे आते हैं और कितने खर्च हो जाते हैं, आय और व्यय भारत सरकार का एक वित्तीय वर्ष में, उसको ये बताता है। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, जैसे कि अपकमिंग जो हमारा ये 2022 है, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो है वो इसी को कंक्लूड करते हैं। हम बहुत से देश हैं जहाँ पे आप देखिएगा कि जो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर का ही चलता है, लेकिन हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से इसी को माना जाता है। इसके अलावा बजट डिवीज़न जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो नोडल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बजट प्रिपेयर करने के लिए। हमने देखा था कि बजट प्रिपेयर कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेम यही मंत्रालय, सेम यही डिपार्टमेंट इकोनॉमिक सर्वे को भी प्रस्तुत करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अगेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रस्तुत करा गया था वर्ष 1947 में। देश आज़ाद होते ही हमारा पहला बजट जो है वो 1947 में हमारे सामने पेश करा गया था। इसके बाद में अब इन बजट्स के हाइलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो जनरली आपने देखा ही होगा कि बजट जो है वो इनिशियली हमारे यहाँ जनरल बजट और साथ ही साथ जो रेलवे बजट है उन दोनों को अलग अलग लाया जाता था, क्योंकि ब्रिटेन वैसा ही कुछ करता था। खैर उनका एक अपना सिस्टम था, क्योंकि रेलवेज़ पे ज़्यादा उनका फोकस था, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को लेकर के, कार्गो के मूवमेंट्स को लेकर के। लेकिन हमारे यहाँ जब वो चीज़ें नहीं थी तो इस वजह से 2017 से इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो इस वजह से अब आपको रेलवे बजट और जनरल बजट जो है वो एक साथ देखने को मिलता है। साथ ही 11 बजे के आसपास बजट पेश कर दिया जाता है। पहले ये शाम के वक्त में ही पेश कर दिया जाता था, और इसी के साथ में पहले वो लेदर बैग का सिस्टम चला करता था। लेकिन अभी यहाँ से बही खाता का सिस्टम 2019 से निर्मला सीतारमण जी, जो कि पिछले 3 साल से बजट वही प्रस्तुत कर रही हैं, तो ये बही खाता का सिस्टम जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल बिलीफ माना जाता है उसको दर्शाया जाता है। चलिए आप सभी से ये बता दिया जाता है कि जो जनरल बजट और रेलवे बजट है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक्वर्थ कमिटी के रिकमेंडेशंस से इसको जो है वो अलग अलग किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में अगेन इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं बजट का। तो जैसा कि हमने बजट के बारे में देखा, हर बार हलवा सेरेमनी भी परफॉर्म करा जाता था। इस बार कोविड-19 की वजह से हलवा सेरेमनी वगैरह जो है वो परफॉर्म नहीं किया गया है। साथ ही इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट है अमंग ऑल मेजर इकोनॉमीज़, और अभी भी ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है विथ स्टैंड करने के लिए चैलेंजेस। तो जैसा कि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो है उनका आकलन ये है कि 2022-23 में हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो 8 to 8.5% होगा। 8 से 8.5% का ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। साथ ही 2021-22 में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 9.2%
2021-22 का। तो इस वजह से हम बहुत ही अच्छे पोजीशन में हैं जो विथस्टैंड कर सकते हैं चैलेंजेस को। साथ ही जो टॉप फोकस रहा है बजट का इस साल का वह है पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हम इन चीज़ को बहुत डिटेल में देख लेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस बार का जो बजट है उसका टॉप 4 प्रायोरिटीज़ इन्हीं चीज़ पे है। पीएम गति शक्ति पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि सबको इंक्लूड करके, सभी को ले करके एक साथ आगे बढ़ना, सबका साथ सबका विकास का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। साथ ही प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट किस तरीके से किया जा सके, इन्वेस्टमेंट वगैरह। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब वो कि नए स्टार्टअप्स जिनको प्रमोट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो हमारे देश में उभर करके आ सके। हमने इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर में अगेन देखा कि 44 स्टार्टअप्स जो है उनको यूनिकॉर्न का स्टेटस दिया गया है, और यूनिकॉर्न उन कंपनीज़ को कहा जाता है जो $1 बिलियन के आसपास का उनका मतलब रेवेन्यू हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। साथ ही एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो ये 4 प्रायोरिटीज़ हैं। इसी के अलावा अब हम नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी हैं 14 सेक्टर्स में। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स 14 सेक्टर्स में अनाउंस करा गया है। तो बहुत डिटेल में हमने PLI स्कीम क्या है इसको अगेन कल के लेक्चर में हमने देखा है, तो आप बिल्कुल उस लेक्चर को देखना ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल में कवर करा गया है। इकोनॉमिक सर्वे को एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं देखने को मिलेगा, और सेम आज यहाँ पे हम बजट को भी उतना ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो पीएम गति शक्ति, अब ये टर्म न्यूज़ में है तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीएम गति शक्ति किन पैमाने पे या किन किन पॉइंट्स को कवर करता है। तो आप इस बातों का ध्यान रखिएगा कि 7 इंजन्स हैं जो ड्राइव करते हैं पीएम गति शक्ति को। वो 7 इंजन्स क्या हैं? एक तो रोड्स है, दूसरा रेलवेज़ है, तीसरा एयरपोर्ट्स है, चौथा पोर्ट्स है, इसके अलावा मास ट्रांसपोर्ट है, फिर वाटर वेज है, इसी के साथ लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये 7 पिलर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बात को ध्यान रखना है पीएम गति शक्ति को लेकर के। साथ ही अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है इस स्कीम से, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा पीएम गति शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इसका मास्टर प्लान ये है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्लान। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी यानी कि हर तरीके से रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, सीवेज हो, हर तरीके से कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके, और यही जो है वो पीएम गति शक्ति स्कीम का टारगेट है। साथ ही साथ प्लान करना और एग्जीक्यूट करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ताकि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जो आंध्र प्रदेश कर्नाटका के बीच अगर वो जा रहा है, तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उनके बीच का उसको कम किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके। इस वजह से पीएम गति शक्ति स्कीम को लाया गया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पीएम गति शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं भारत को बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात करता है, बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और लॉजिस्टिक कॉस्ट, ऐसा अनुमान बताता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है हमारे भारत में वो रफली 13% ऑफ GDP पड़ जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वही 13% ऑफ GDP हो जाता है, और जो कि इवन डेवलप्ड कंट्रीज से भी काफ़ी ज़्यादा हाइयर है। तो हमें इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, और यही कारण है पीएम गति शक्ति स्कीम के लाने का। साथ ही नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो वो चीज़ भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको भी कल इकोनॉमिक सर्वे में हमने उसको डिस्कस किया, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं जो भी उससे जुड़ा पॉइंट्स होगा। इसके अलावा टैक्सेस की बात कर लेते हैं अब। तो टैक्सेस गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है 1 टाइम विंडो सुधारने के लिए ओमिशंस को, जो भी ITRs फाइल करे गए हैं, और ये जो है वो 2 साल तक का टाइम पीरियड दिया गया है। ऐसा कुछ छूट वाली कोई बात नहीं आती है कि अगर कोई ये हमारे जैसे कंज्यूमर्स अगर इंतज़ार कर रहे थे कि टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 साल तक का टाइम फ्रेम दे दिया गया है ITR फाइल करने को लेकर के। साथ ही 1% TDS लगाया जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल एसेट्स पे। अगर वर्चुअल एसेट्स का ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस पर 1% का जो है वो TDS लगाया जाएगा, टैक्स है डिडक्टेबल सोर्स, और एक थ्रेशोल्ड के ऊपर होने पे गिफ्ट्स को भी उसमें टैक्स किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम आपको लिए चलते हैं सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैप्ड एट 15%। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, कैपिटल गेन्स का मतलब क्या, हमने देखा कि करंट और कैपिटल 2 टर्म्स जनरली आप सुनते होंगे। करंट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। अब अगर आपका लॉन्ग टर्म में गेन हो रहा है कैपिटल से, यानी कि सपोज आपका लैंड है, आपका एसेट कुछ है,
इमूवेबल, मूवेबल, जो भी आप कह सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमूवेबल को ही कह सकते हो, मूवेबल को भी आप कह सकते हो, शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का हिस्सा होते हैं। तो इस पर जो सरचार्ज लगाया जाएगा उसको कम करके 15% पे लाया गया है। पहले 18.5% हुआ करता था, अभी उसको 15% पे लाया गया है। अच्छा, सरचार्ज और सेस के बीच में भी काफ़ी बार कन्फ्यूज़न बना रहता है कि सरचार्ज और सेस का क्या फ़र्क है। तो सरचार्ज जो है वो ध्यान रखिएगा फर्स्टली कि सरचार्ज और सेस के बीच में सेस जो है वो एक टैक्स ऑन टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि एक प्रोडक्ट के ऊपर जैसे 10 रुपये का सामान है, अगर उस पर 1 रुपये का टैक्स है, अब उस 11 रुपये के प्रोडक्ट पे एक और टैक्स लगाया जाएगा जिसको हम सेस कहते हैं। और सरचार्ज भी उसी के आप आम भाषा में समझ सकते हो, लेकिन सेस किसी स्पेसिफिक रीज़न के वजह से होता है। जैसे कि आप कृषि कल्याण सेस का नाम सुने होंगे, साथ ही स्वच्छ भारत सेस का आप नाम सुने होंगे, एजुकेशन सेस, तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक स्पेसिफिक रीज़न है, एक टारगेट है कि उनको ये उस नीश को पर्टिकुलरली ये टारगेट करके आगे चलेंगे और ये सेस हो जाता है। साथ ही वो काम हो जाने के बाद में वो सेस को कहीं ना कहीं बंद किया जा सकता है, जबकि सरचार्ज कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि इसी वजह से लगाया जा रहा है और उसको बंद करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है, यही डिफरेंस है सेस और सरचार्ज के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन अगर आए तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही गवर्नमेंट जो है वो टैक्स करेगा इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर्स एट 30%। बहुत जल्द एक डिजिटल करेंसी की भी बात करी गई है कि आरबीआई बहुत जल्द रोल आउट कर जाएगा इसी साल 2022-23 में। हम सभी को एक डिजिटल करेंसी देखने को मिल सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज़ से, क्रिप्टो करेंसी आप कह सकते हो, बिटकॉइंस वगैरह, जैसे एथेरियम वगैरह जो फेसबुक ओन्ड, लिब्रा क्रिप्टो करेंसी फेसबुक ओन्ड है। तो ये सारे जो है, वैसे ही भारत का अपना खुद का डिजिटल करेंसी की बात करी गई है। तो सपोज़ आपका पहले आपने कहीं ना कहीं अगर आपका 100 रुपये का, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर आपके पास 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपने करा क्रिप्टो करेंसी में, उस पर आपको प्रॉफिट हो जाता है 50 रुपये का, यानी कि अब आपका 150 रुपये का वो हो गया है। तो अब जो आपका प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 30% का टैक्स लगाएगी। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये 30% का टैक्स बहुत हाईयर टैक्स स्लैब है, तो ये आपको ध्यान रखना और काफ़ी ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रखा गया है। साथ ही ड्यूटीज़ ऑन इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री पर भी कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ की बात करी गई है। बिगिनिंग अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 से फ्यूल पर एडिशनल ड्यूटी लगाया जाएगा ₹2 पर लीटर, अनब्लेंडेड फ्यूल पर। ये आपको ध्यान रखना है, अनब्लेंडेड, ब्लेंडेड नहीं, जो मिक्स करे जाते हैं उन पर नहीं। जैसे कि इस बीच कहीं ना कहीं भारत सरकार इवन इथेनॉल पॉलिसी के वजह से कहीं ना कहीं हमारा फोकस, बायोफ्यूल पॉलिसी की वजह से इथेनॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है, तो ब्लेंड करने की बात करी जा रही है। लेकिन अनब्लेंडेड अगर फ्यूल है तो उस पर कहीं ना कहीं एडिशनल ड्यूटी लगाया जाएगा ₹2 पर लीटर। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इससे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी जो है वो एग्जेम्पशन दिया गया है स्टील स्क्रैप पे, जो कि एक्सटेंड करा जाएगा फॉर अनदर ईयर फॉर MSMEs। कस्टम्स ड्यूटी मतलब क्या, अगर ये टर्म आपको पूछा जाए तो कस्टम्स ड्यूटी आपने ध्यान रखना है कि कस्टम्स ड्यूटी जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी हम करते हैं उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को हम कस्टम्स ड्यूटी कह सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर हम कुछ कर रहे हैं और उसी पर अगर कुछ टैक्स लगाया जाता है तो उसी को हम कस्टम्स ड्यूटी के कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टील स्क्रैप, जो स्टील के स्क्रैप होते हैं उस पर एग्जेम्पशन दे दिया गया है और ये बढ़ा दिया गया है 1 साल तक के लिए और MSME सेक्टर्स के लिए, और रिवोक कर लिया जाएगा कस्टम्स ड्यूटी ऑन स्टेनलेस स्टील, फ्लैट प्रोडक्ट्स, हाई स्टील बार्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। आपको रटना नहीं है, डेटा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मोटे मोटे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तो देश स्टैक ई पोर्टल को लॉन्च करा गया है प्रमोट करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, देश स्टैक ई पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है, तो ये प्रमोट करेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश स्टैक ई पोर्टल। साथ ही 4 मल्टी मॉडल नेशनल पार्क्स जो हैं वो अवॉर्डेड करे गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4 मल्टी मॉडल नेशनल पार्क्स। PM गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो एक्सप्रेसवेज को फॉर्मुलेट करने के लिए है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसवेज, हाईवेज की बात करी गई है ताकि वो कहीं ना कहीं हमारा जो रोड कनेक्टिविटी है उसको फोकस किया जा सके। साथ ही आप देखिएगा तो 25,000 किलोमीटर तक का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने की बात करी गई है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट 100 PM गति शक्ति टर्मिनल्स को सेट करा जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में। अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति टर्मिनल्स। गति शक्ति कहीं ना कहीं हमने देख लिया कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात, ताकि सीमलेस तरीके से लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी
परफॉर्मेंस हो सके, ये आपको ध्यान रखना है। रोड ट्रांसपोर्ट की हम बात कर ले तो जैसा कि हमने बताया नेशनल हाईवेज नेटवर्क को एक्सपांड किया जाएगा 25,000 किलोमीटर तक का 2022-23 में। बहुत ही बड़ा टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट है, और इसी के लिए 20,000 करोड़ रुपए जो है वो नेशनल हाईवेज नेटवर्क एक्सपांशन में लगाया जाएगा। साथ ही साथ हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की भी बात कर ली कि 4 लोकेशंस में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स होगा, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है वो 4 लोकेशंस पे बनाए जाने की बात करी गई है पीपीपी मोड पे 2022-23 में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे, पीपीपी मोड पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं। तो 6,000 करोड़ प्रोग्राम जो है वो एमएसएमईज को रोल आउट करा जाएगा ओवर 5 ईयर्स, कहीं ना कहीं एमएसएमईज तक प्रोवाइड कराया जाएगा। एमएसएमईज जैसे कि उद्यम हो गया, ई श्रम हो गया, एनसीएस हो गया और असीम पोर्टल्स को इंटरलिंक कर दिया जाएगा ताकि उनका जो स्कोप है वो वाइडन किया जा सके। असीम पोर्टल आपने ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, और कहीं ना कहीं उनका फोकस जो है वो स्किल एनहांसमेंट को लेकर के है। साथ ही स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा ड्रोन शक्ति वगैरह के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो पे करेगा 2.37 लाख करोड़ टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी अंडर एमएसपी ऑपरेशंस। तो एमएसपी ऑपरेशंस को चलाए जाने के लिए लगभग आप कह सकते हो रफली 2.40 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। ईयर 2022-23 को अनाउंस किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022-23 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो अवार्ड किया गया है। ये आप ईयर ध्यान रखिएगा किसके लिए डेडिकेटेड है, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। साथ ही केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर के 44,000 करोड़ लगभग अनाउंस किया गया है। केन बेतवा यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा केन बेतवा के पास में ही पन्ना नेशनल पार्क है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डायमंड माइनिंग के लिए फेमस। किसान ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा क्रॉप असेसमेंट के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, स्प्रे करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, और वो एक्सपेक्टेड है कि एक टेक्नोलॉजी का बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। साथ ही एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो एजुकेशन में आप डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित किया जाएगा प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन, और जो कि हब एंड स्पोक मॉडल पे होगा, हब एंड स्पोक मॉडल पे कुछ इस तरीके से। तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की बात करी गई है। स्टेट्स जो है वो इनकरेज करे जाएंगे ताकि वो रिवाइज कर सके सिलेबस अपना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के माफिक, ताकि वो मीट कर सके जो भी ज़रूरतें हैं नेचुरल ज़ीरो बजट और साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर किस तरीके से है, ड्राई लैंड फार्मिंग किस तरीके से है, जैसा कि हमने इंडिया इजराइल वाले में देखा। अगर आपको वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर के देख सकते हो, इंडिया इजराइल के ऊपर हमने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है। साथ ही फाइनेंस एंड इंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो प्रपोज करा गया है इंट्रोड्यूस करने के लिए डिजिटल रुपी बाय आरबीआई यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि हमने देख लिया स्टार्टिंग 2022-23। इसके अलावा रुपी कहाँ आता है और कहाँ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो प्रीलिम्स में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इवन मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको बहुत ही आराम से देखिएगा। वैसे तो टॉप 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सभी को। तो पहला जो है वो बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़ में 35 पैसे, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं, उधारी से आते हैं। बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़, जो भी हमारा लायबिलिटी है तो वहाँ से आते हो, फिर हम कहीं से अगर उधार लेते हैं। साथ ही दूसरा जो है वो जीएसटी से आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल मूव आप कह सकते हो, क्योंकि जीएसटी दूसरे पायदान पे सबसे ज़्यादा पैसे लाने के संपर्क में। तीसरा कॉरपोरेशन टैक्स 15%, तो जो कॉरपोरेट्स पे टैक्स लगाया जाता है वो 3rd पोजीशन पे 15 पैसे वहाँ से आते हैं। इनकम टैक्स भी उसी के अकॉर्डिंग है, आप 3rd में उसको भी रख सकते हो, इनकम टैक्स भी सेम 15% ही है। और चौथा यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, जो कि 7% है। एक्साइज ड्यूटीज़ जो यूनियन के द्वारा लगाया जाता है वो 7 पैसे हैं। तो रुपी कम्स में आप इसी को क्रम में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज से, उधारी से, दूसरा है जीएसटी से, तीसरा कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स बराबर है, और चौथा यूनियन एक्साइज ड्यूटी। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, कस्टम्स भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं रुपी गोज़ टू, अब जाता कहाँ है, पैसे आ तो गए, अब जाएंगे किधर ज़्यादा। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, अगर जाहिर सी बात है हमने बोरोविंग्स से ज़्यादा लिया है, उधारी से ज़्यादा लिया है, तो इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी तो जाएगा, तो 20 पैसे वहाँ जा रहे हैं। साथ ही स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस का और ड्यूटीज़ का, तो वहाँ पे 17 पैसे जा रहे हैं। स्टेट को कहीं ना कहीं उनका जो हिस्सेदारी है टैक्सेस और ड्यूटीज़ के फॉर्म में वहाँ जा रहा है। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, वो स्कीम्स जहाँ पे 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, उन स्कीम्स को ऑपरेट करने के लिए 15 पैसे लगभग लग जा रहे हैं। साथ ही
फाइनेंस कमीशन एंड बाकी के ट्रांसफर्स में भी 10 पैसे लग रहे हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9 पैसे लग रहे हैं। डिफेंस और सब्सिडीज़ लगभग सेम है। तो ये आपको ये क्रम ध्यान रखना है। ये 4 अगर ऊपर से आप देखिएगा तो इंटरेस्ट पेमेंट्स, स्टेट्स का जो शेयर है टैक्सेस और ड्यूटीज़ का, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आप डिफेंस सब्सिडी अगर मैच द फॉलोइंग में आए तो आप देख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 75 डिजिटल बैंक्स जो हैं वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप करे गए हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा इनकरेज करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स। तो 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक्स जो हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा स्थापित किए गए हैं ताकि इनकरेज किया जा सके डिजिटल पेमेंट्स को। हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं तो बहुत कुछ खासा तो नहीं है, जबकि पैंडेमिक से हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए था और हमें और बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन स्टिल वो चीज़ें मिस आउट हैं। खैर जो भी है वो हम देख लेते हैं। तो ओपन प्लेटफॉर्म है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का, जो कि रोल आउट करा जाएगा। 95% जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस 95% डिस्ट्रिक्ट्स ने दिखाया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अलावा आप मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो है उसको मतलब ध्यान में रख करके एक नेशनल टेलीमेंटल प्रोग्राम लॉन्च करा जाएगा। निमहंस बेंगलुरु जो है वो जाना जाता है उसी चीज़ के लिए। तो इस बार मतलब पहली बार मेंटल हेल्थ की बात करी गई है। डिप्रेशन वगैरह की वजह से सुसाइड हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक नेशनल टेलीमेंटल प्रोग्राम बनाया गया है। अब डिफेंस की बात कर लेते हैं। तो डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओपन करा गया है इंडस्ट्री को लेकर के, स्टार्टअप्स को लेकर के, और 25% जो डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी बात करी गई है, यानी कि कुल मिलाकर के डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करी गई है। इसके अलावा क्लाइमेट एंड नेट ज़ीरो की अगर आप बात कर लो तो फंड्स जो यूज़ करे गए हैं प्रोजेक्ट्स के लिए वो हेल्प करते हैं रिड्यूस करने के लिए कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी का। साथ ही सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया है फंड करने के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि पार्ट हैं गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम का फाइनेंशियल ईयर 2023। सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स ये लॉन्च करा जाएगा फंड करने के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ध्यान रखिएगा। और यह गवर्नमेंट के बोरोइंग का ही प्रोग्राम का हिस्सा है। तो स्टेटमेंट में वो दे देंगे कि नहीं, लेकिन ये उसका हिस्सा है, तो गवर्नमेंट इसको प्राइम मोटिव मान के चलेगी। और साथ ही 4 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं कोल गैसिफिकेशन के लिए जो कि सेट करे गए हैं। इसके अलावा डिफेंस प्रोडक्ट्स प्रोक्योरमेंट जो है वो पहले 58% हुआ करता था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया गया है। और इसी के साथ 68% अब जो प्रोक्योरमेंट किया जाएगा डिफेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स का वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ही किया जाएगा। तो ये आप कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ आप देख सकते हो, एक पॉजिटिव नोट पर आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेजर्स प्रोग्राम लॉन्च करा गया है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को लेकर के, जो भी बॉर्डर विलेजेस करते हैं, इन शॉर्ट चाइना के साथ जिनका बॉर्डर है, आप कह सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रख करके वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च करा गया है चाइना को टैकल करने के लिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो चाइना का जिक्र नहीं किया गया है, अगर डिटेल में कुछ और भी बताया जाएगा तो हम इसको देख लेंगे, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हो कि ज़्यादातर ये हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड इन राज्यों तक ही सीमित है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस स्कीम के तहत कहीं ना कहीं एक मॉडर्न सिस्टम बनाया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का और कनेक्टिविटी का माउंटेन्स वगैरह पे, ताकि जो कंट्री के बॉर्डर विलेजेस हैं वो भी वाइब्रेंट हो सके। तो इसी को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, और वहाँ पर बात करा गया था बॉर्डर विलेजेस का कि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी उस हिसाब से नहीं है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बात करी गई है। इसके अलावा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसका क्या मतलब है, जैसे आज आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आप उसको बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो कि उसका ट्रैकिंग डिटेल्स वो कहाँ पहुँचा है। और इसी तरीके से जो ट्रक वगैरह से ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी माल मतलब वाहक जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें आप उसको आसानी से देख सकते हो कि कहाँ वो पहुँचे हैं प्रोडक्ट्स। इसके साथ भी अन्य सारे डिटेल्स भी होंगे। और इसी के अलावा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट भी लाया गया है रेलवे के द्वारा। कहीं ना कहीं हर स्टेशन से एक प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि जो लोकल बिजनेस वाले हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन के कुछ रिकमेंडेशंस हैं। स्टेट्स जो हैं वो अलाउ किए गए हैं फिस्कल डेफिसिट कि वो 4% ऑफ GSDP एज पर 2022-23। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसका कहा गया है रिकमेंडेशंस यही है कि स्टेट्स को अलाउ किया गया है फिस्कल डेफिसिट 4% तक का जो वो मतलब बोरो कर सकते हैं एज पर 2022-23, और उसमें से 0.5% जो है वो डिवोटेड है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप देखोगे पावर सेक्टर जो है वो NPA होता जा रहा है। तो इसको लेकर के 4% जो भी बोरो करेंगे राज्य, उसमें से 0.5% जो पावर सेक्टर को जाएगा।
इसके अलावा सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग की बात कर ले, फिस्कल डेफिसिट जो कि काफ़ी ज़्यादा रहा है, ईयर 2020-21 के लिए 9.2% चला गया था 6.8%। अभी का जो ग्रोथ हमारा 2022-23 के लिए है वो 6.4% की बात करी गई है। तो जो फाइनेंस करा जाता है फिस्कल डेफिसिट को कौन से सोर्सेस से किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक तो मार्केट बोरोविंग्स से, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स यहाँ से, और दूसरा सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे बातें कही गई हैं मार्केट बोरोविंग्स को लेकर के और सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, तो यहाँ से ज़्यादा सोर्सेस हैं जो मतलब सपोर्ट करते हैं फिस्कल डेफिसिट को। अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात कर लेते हैं तो जीसैप प्रोग्राम लॉन्च करा गया था, जीसैप 2.0। तो जीसैप प्रोग्राम क्या है, बेसिकली एक अनकंडीशनल और एक स्ट्रक्चर्ड ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है। तो एक अनकंडीशनल है और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि लिक्विडिटी को मैनेज करना, और इसी तरह से आरबीआई जो है वो इन्फ्यूज़ करेगा मनी सप्लाई इकोनॉमी में। आरबीआई पैसों को डालेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, और उसी के साथ में जो यील्ड होगा, बॉन्ड यील्ड, वो कम होगा और लोअर होगा, और जो बोरोविंग कॉस्ट होगा गवर्नमेंट का उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो बॉन्ड यील्ड होगा वो कम होगा और बोरोविंग कॉस्ट जो है गवर्नमेंट का उसको भी कम किया जा सकेगा। इसको आप इस तरीके से लिंक करके समझ सकते हो। साथ ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात कर लो तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो क्वांटिटेटिव है, ये अपने ध्यान रखना है। क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव में कौन सा ये है, या फिर आपसे ऑप्शन दे देंगे 3-4 और उसके बाद आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव है। तो ओएमओ जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो क्वांटिटेटिव है, यानी कि रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सकेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। तो क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है जो कि सेंट्रल बैंक जो है, हमारे कंटेक्स्ट में आरबीआई जो है वो इसका इस्तेमाल करती है मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में उसको रेगुलेट करने के लिए। साथ ही सेल और परचेज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का साइमल्टेनियसली ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत। और साथ ही सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो खरीदता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए लिक्विडिटी। अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो वो खरीद लेगा, पैसों को खींच लेगा सिस्टम से, और फिर वो वापस से मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इन्फ्यूज़ कर देता है लिक्विडिटी। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आरबीआई बॉन्ड इशू कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे आरबीआई खींच लिया मार्केट से। अगर पैसे कम हैं तो फिर वो क्या करता है कि उन्हीं पैसों को वापस से मार्केट में इन्फ्यूज़ कर देता है। यही कॉन्सेप्ट है ओएमओ का, और कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इसी के तरीके से आगे बढ़ते हैं। साथ ही अलग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स अगर आप बात कर लो आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अलावा, तो आप कह सकते हो रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है। रेपो रेट यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर बैंक्स जो हैं वो बोरो करते हैं आरबीआई से तो उसको रेपो रेट कहा जाता है। साथ ही आप सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जहाँ पे कैश की बात करी गई है, कहीं ना कहीं उतना अमाउंट जो है वो बैंक्स जो हैं वो अपने पास आरबीआई के पास में रखेंगे, अपने पास नहीं रखते हैं, एसएलआर में अपने पास रखते हैं। एसएलआर में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कहीं ना कहीं वो कैश के साथ साथ में शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गए, इन सबको रख सकते हैं अपने पास में। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता क्या है, अब अगर यहाँ पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्टली ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेड किया जा सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। तो फर्स्ट कीवर्ड ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। इशू कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कर सकते हैं, कोई बाध्यकारी नहीं है। और इसके अलावा कुछ सिक्योरिटीज़ जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, उनका जो मैच्योरिटी होता है वो 1 साल से कम का होता है। ट्रेजरी बिल्स का मैच्योरिटी 1 साल से कम का होगा। ट्रेजरी बिल्स का मैच्योरिटी जनरली आप देखोगे 91 के लिए होता है, 182 के लिए होता है और 364 के लिए होता है, यानी कि कुल मिलाकर के 1 ईयर से कम का होता है। तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है, जिसको ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। और जो लॉन्ग टर्म होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या फिर डेटेड सिक्योरिटीज़ होते हैं, जो 1 साल या उससे ज़्यादा का होते हैं। यही फ़र्क होता है G-SEC और ट्रेजरी बिल्स में, ये ध्यान रखिएगा। ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म के लिए, G-SEC लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो 1 साल या उससे ज़्यादा का होता है। साथ ही भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू करता है दोनों, ट्रेजरी बिल्स को भी और बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज़ को भी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, वो ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेजरी बिल्स इशू करने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, स्टेट के पास में एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ट्रेजरी बिल्स अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा G-SEC में कोई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट भी नहीं है।
इसी वजह से इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। रिस्क, ये टर्म आप बिल्कुल मेंस में लिख सकते हो, रिस्क फ्री और गिल्ट एज्ड और सिक्योरिटीज़। ये अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़, और गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ जो है वो हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स माने जाते हैं। अच्छा, बॉन्ड्स की बात करें हैं तो यील्ड कर्व की भी बात कर ही लेते हैं। यील्ड कर्व जो है वो बॉन्ड यील्ड जो है वो एक रिटर्न है एक इन्वेस्टर को जो मिलता है उसके बॉन्ड पे। बॉन्ड यील्ड, सपोज आपके पास 100 रुपये का बॉन्ड है, अब उस बॉन्ड पे आपको क्या रिटर्न में मिल रहा है उसी को बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। और इसके अलावा अगर इसको सरल भाषा में समझें तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं जो प्राइस है बॉन्ड का वो गिर जाता है। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ा प्राइस गिर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यील्ड बढ़ेगा प्राइस गिरेगा। और अगर यील्ड का दाम कम होगा, अगर यील्ड का दाम कम होगा तो बॉन्ड का दाम जो होगा वो बढ़ जाएगा, इससे कैपिटल गेन्स होगा। तो दोनों वाइसी वर्सा हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यील्ड अगर बढ़ेगा तो प्राइस गिर जाएगा बॉन्ड का, और अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड गिर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यील्ड कर्व जो है वो दर्शाता है कि बॉन्ड किस तरीके से इक्वली क्रेडिट देते हैं अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि वी आर ट्राइंग कि आपको कुछ भी पार्ट मिस आउट ना हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उनको बहुत ही बारीकी से यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रेजरी बिल्स पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी, तो बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो शॉर्ट टर्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, लेस देन 364 डेज का टाइम पीरियड होता है, रेपो रेट लिंक्ड पे इंटरेस्ट वगैरह होता है, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इशू करते हैं इसको। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं बजट एट अ ग्लांस। किस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को दर्शाया गया है। कैपिटल रेवेन्यू जैसा कि बताया गया कि शॉर्ट टर्म के लिए है, कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। तो आप देख सकते हो इस बार का जो भी यहाँ पे डेटा है हम इसको अपने पीडीएफ में आपके साथ साझा कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा वो आपका दूर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं पीएम गति शक्ति पे, जो हमने डिस्कस किया। तो नेशनल मास्टर प्लान है वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इसी के साथ कंप्लीट करना है 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज 2022-23 में। साथ ही यूपीआई प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात करी गई है। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक की बात करी गई है। साथ ही इंटीग्रेट किया जाएगा पोस्टल एंड रेलवेज नेटवर्क, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। अच्छा, 400 वंदे भारत ट्रेन्स की भी बात करी गई है, नए जनरेशन की, 3 साल के अंदर अंदर। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात करी गई है बिटवीन अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस। नेशनल रोप वेज डेवलपमेंट प्लान की बात करी गई है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको भी। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, आप इस चीज़ को देख सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट और इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट लेवल सिस्टम्स थ्रू आईटी ब्रिजेस वगैरह। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा फॉर आईटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स को कहीं ना कहीं ऑनलाइन मैनेज करने के लिए, आईटी बेस्ड मैनेज करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एस्टैब्लिश किया जाएगा सी पेस, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। सी पेस को एस्टैब्लिश किया जाएगा। साथ ही ई वे बिल सिस्टम जनरेट किया जाएगा ऑनलाइन, और सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह यूटिलाइज किया जाएगा। इसी के अलावा सपोर्ट किया जाएगा 5G को भी अंडर पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम आप जाकर के कल के इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर से देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया है वहाँ पे। जनरली वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट करने के लिए है। इसके अलावा 5G जो है वो पॉल राज कमेटी से जुड़ा हुआ है, तो कमेटी का नाम आपने ध्यान रखना है। मोस्टली 2022-23 तक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के द्वारा 5G सर्विसेज चालू कर दिए जाएंगे। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करी गई है, इंडस्ट्री में, स्टार्टअप्स में और एकेडेमिया में। डिफेंस वाली बात हमने देखी ली कि जो प्रोक्योरमेंट करा जाएगा वो 68% तक का इसी से किया जाएगा, लोकल। साथ ही इशू किया जाएगा चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट्स। तो अभी जो पहले ई पासपोर्ट्स देते थे उससे अलग चिप एम्बेडेड होगा, जो कि आजकल आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब में भी, स्पेशली डेबिट कार्ड में मास्टर कार्ड को हटाने के बाद में वो जो चिप वाला सिस्टम आया है, तो ई पासपोर्ट्स में भी सेम वही आपको देखने को मिलेगा। मॉडर्नाइज किया जाएगा और टाउन प्लानिंग स्कीम्स वगैरह को इस्टेब्लिश किया जाएगा। सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस अर्बन प्लानिंग में प्रोवाइड किया जाएगा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ताकि चार्ज किया जा सके स्टेशंस को अर्बन एरियाज़ में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करना होगा। एक स्टेशन एक उत्पाद हमने देख ही लिया कि कहीं ना कहीं वो रेलवे के द्वारा इनिशिएटिव है, लोकल बिजनेसेस, फार्मर्स, इन सबको प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा 400 नए वंदे भारत ट्रेन्स की बात हमने देखी ली। अब पर्वतमाला, जो कि नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स का,
और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रोड्स की बात, इंप्रूव कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस कम्यूटर्स के लिए आवाजाही करने के लिए, कवर करता है कंजेस्टेड अर्बन एरियाज, प्रमोट करता है टूरिज्म। इसके अलावा अमृतकाल, अच्छा अमृतकाल बार बार देखने को मिलता है जिक्र निर्मला सीतारमण जी से भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी। तो हमारे देश को कहीं ना कहीं 2022 में 75 साल आज़ादी के होने के आए। अब ये जो 75 to 100 ईयर्स का टाइम होगा, 25 साल का, इसी को अमृतकाल कहा जाता है। तो अमृतकाल का फोकस होगा ग्रोथ पे और ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर पे, साथ ही प्रमोट किया जाएगा टेक्नोलॉजी एम्बेडेड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन। और ये जो वर्चुअस साइकिल है वो स्टार्ट होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, फिर क्राउड किया जाएगा पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। 4 प्रायोरिटीज़ जो बजट के हैं वो आपके सामने ये रहे, पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक नहीं है, इस वजह से आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कहीं ना कहीं एजुकेशन में ही वन क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम की बात करी गई है, पीएम ई विद्या एक्सपैंड करने के लिए 200 टीवी चैनल्स को। साथ ही साथ आप देख सकते हो कहीं ना कहीं हमने देखा कि हेल्थ वगैरह में टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स की बात करी गई है, सक्षम आंगनवाड़ी की बात करी गई है ताकि प्रमोट किया जा सके मिशन शक्ति को, मिशन वत्सालय को, सक्षम आंगनवाड़ी को, पोषण 2.0 को। और इसी के तहत 2 लाख आंगनवाड़ीज़ को अपग्रेड किया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ीज़ में। हर घर नल से जल की बात करी गई है, जहाँ पे 60,000 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को 2022-23 के तहत। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 48,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है पीएम आवास योजना के तहत। इवन पीएम डिवाइन जो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये नया स्कीम पीएम डिवाइन लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये नया स्कीम पीएम डिवाइन लॉन्च किया गया है फंड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में। पीएम डिवाइन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो नॉर्थ ईस्ट में है उनको फोकस करके है। साथ ही साथ वहाँ के जो यूथ हैं, वहाँ के जो वुमेन हैं, उनको भी कवर किया जाएगा इस स्कीम से। तो पीएम डिवाइन जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिख करके दिखा देते हैं। पीएम डिवाइन जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए है, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। फिर वाइब्रेंट विलेजेस का कॉन्सेप्ट हमने देख ही लिया था। बैंकिंग कहीं ना कहीं 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा ई पासपोर्ट्स को रोल आउट किया जाएगा जहाँ पे चिप वगैरह होगा। अर्बन प्लानिंग की बात करी गई है जहाँ पे हमने देख ही लिया कि टाउन प्लानिंग स्कीम्स वगैरह की बात, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात, लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट जिसके लिए एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, सी पेस वगैरह एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि स्पीड किया जा सके वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज़ को। इसके अलावा कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर को बूस्ट करा जाएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है उसको रिप्लेस करा जाएगा एक नया लेजिस्लेशन से, और इसके तहत स्टेट्स को इनेबल कर दिया जाएगा कि वो पार्टनर्स बन सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स में। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है उसको अभी बदला जाएगा एक नए लेजिस्लेशन के साथ में, जहाँ पे स्टेट्स को पार्टनर बना दिया जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स का। साथ ही साथ आत्मनिर्भर डिफेंस की हमने बात करी ली। 68% तक का जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट होगा वो डिफेंस का लोकल मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री से ही देखने को मिलेगा। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी गई है। तो सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा आप अगर एग्जांपल दे सको तो आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, उसमें जियो स्पेशियल सिस्टम्स और ड्रोन्स वगैरह आ जाता है, स्पेस इकोनॉमी आ जाता है, जेनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल्स आ जाता है, ग्रीन एनर्जी आ जाता है, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम्स आ जाता है। तो इस तरीके से साथ ही साथ कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांजिशन की बात करी गई है। कहीं ना कहीं हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करना पीएलआई स्कीम के तहत। इसके अलावा 4 पायलट प्रोजेक्ट्स सेटअप करे जाएंगे कोल गैसिफिकेशन के लिए और कन्वर्ट किया जाएगा कोल को केमिकल में इंडस्ट्री के लिए। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक का हमारा सर्वाधिक जो है वो लगभग आप 35% तक का आप कह सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात जो कि वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। इसी के अलावा मोबिलाइज किया जाएगा रिसोर्सेज वगैरह को सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स के तहत। और इसी के अलावा डिजिटल रूपी जो कि आरबीआई के तहत स्टार्ट किया जाएगा 2022-23 से। इसके अलावा कहीं ना कहीं ग्रेटर फिस्कल स्पेस दिया जाएगा स्टेट्स को, क्योंकि हमने देखा कि 15,000 करोड़ रुपए जो हैं लगभग आप कह सकते हो कि एक्चुअली वो 1 लाख करोड़ तक का जो है वो सेंटर जो है वो स्टेट्स को प्रोवाइड कराएगा, जिससे कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें और कैटलाइज कर सकें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, और इससे स्टेट्स को काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा बिल्कुल। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान था, जो टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट का टारगेट था
कि 1.75 लाख करोड़ तक वो डिसइन्वेस्टमेंट से हासिल कर लेंगे, लेकिन वो टारगेट एकदम से अधूरा रह गया है। महज 9,240 जो है वो करोड़ जो है वो रीच करा गया है। हालांकि टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो अचीव किया जा चुका है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का अचीव नहीं कर पाए हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, डिफेंस की बात अगर हम कर ले, जीडीपी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन कौन से नेशन खर्च करते होंगे, तो सबसे पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर सऊदी अरेबिया है और इंडिया है। हालांकि सऊदी अरेबिया और इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता, लेकिन टॉप 4 फिलहाल के लिए यही क्रम है, यूएस, चाइना, सऊदी अरेबिया और इंडिया। इसी के आधार पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब फिस्कल मैनेजमेंट की बात हमने देख ही ली कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपको ध्यान रखना है एकदम से कि 6.4% रहेगा। ये बिल्कुल डेटा ध्यान रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट 2022-23 का जो रहेगा वो 6.4% का रहेगा। इस तरीके से आपको ये डेटा बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब टैक्स रिलीफ ऐसा कुछ नहीं है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी तो थोड़ा बहुत उनको रिलीफ दिया गया है, और एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था तो वो 10 से 14% कर दिया गया है। टैक्स डिडक्शन लिमिट जो बढ़ाया गया है 10 से 14% एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन होता था एनपीएस अकाउंट में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे। इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब आप देख सकते हो कि आईएफएससी वगैरह को भी प्रमोट किया गया है, रैशनलाइज़ किया गया है सरचार्ज वगैरह को, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लाया गया है। तो ये सारी बातों को कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पे देख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। फिस्कल डेफिसिट बार बार जो टर्म आता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट अपने आप में एक शॉर्टफॉल है जो कि गवर्नमेंट के इनकम में होता है कंपेयर विद स्पेंडिंग। मतलब वो कहते हैं ना आमदनी और खर्च रुपया, तो खर्च जो है वो ज़्यादा हो जाता है, आमदनी कम हो जाता है, और इसी टर्म को एक इकोनॉमिकली फिस्कल डेफिसिट का टर्म दे दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो किस तरीके से किन बातों को कवर करता है। अच्छा, आपको बजट में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी देखने को मिल जाएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो रेकरिंग इनकम है, शॉर्ट टर्म इनकम है जो कि गवर्नमेंट अर्न करता है उन सोर्सेज से अदर दैन टैक्सेस। टैक्सेस के अलावा शॉर्ट टर्म में जो भी उसको इनकम मिलता है सरकार को, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो बजट का लेक्चर है वो इसी के साथ लगभग ख़त्म हो जाता है। आई होप आपने इस पूरे सेशन को बहुत ही अच्छे से देखा होगा, बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर कुछ स्टिल कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ डाउट रहता है, आप बेझिझक वहाँ पर अपना फीडबैक मेंशन कर सकते हैं, हम आपका पूरा डाउट रिजॉल्व करने के लिए रहेंगे। साथ ही हम बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। तब तक के लिए आप इस बजट लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखिए। हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, इवन हमारा वेबसाइट classyrvzone2917.com, हम वहाँ पे भी अपडेट फर्दर देते रहते हैं, आप कनेक्टेड हो सकते हो। इसके अलावा कहीं ना कहीं हम बहुत जल्द आपको एक अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और बस एंजॉय करिए, खुश रहिए। और इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो नए लोग हैं जो नहीं देखे हैं उस लेक्चर को जा करके वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू।